मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप 10 वर्ग से हैं और 10 वर्ग में जैसे मैं आपके लिए आज दूसरा सीरीज शुरू कर रहा हूं। दूसरा सीरीज जैसे पीछे आप कई सीरीज को देख चुके हैं, तो यहाँ दूसरे सीरीज में मैं ये दिखाने जा रहा हूं जो एक्सरसाइज आपके 1.2 से है कि आप इसको कितना आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप तक आसान से आसान तरीके से बेहतर ढंग से सॉल्व करते हुए मैं दिखाते रहूं। लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले एक ध्यान इस बात का जरूर रखेंगे कि वीडियोस को पूरा देखेंगे एक बार, और क्वेश्चन बुक अगर आपके पास है तो आप अपने मन से फिर बनाने का प्रयास करेंगे, और जहां पे आपको परेशानी समझ में आएगा आप एक बार हिंट्स फिर से ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप पूरे ध्यान पूर्वक जब देखते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा कहीं वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप निश्चित आश्वस्त हो लेंगे। और ऐसे आप तो मुझे पहचान ही रहे हैं कि मैं बालेश्वर सर, और मैं वर्तमान में देवभाता हाई स्कूल से +2 का शिक्षक भी हूं, और आप लोगों के बीच में हर संभव में प्रयास करते रह रहा हूं कि आप तक किसी भी तरह की समस्याएं जो है नहीं पहुंच पाए, समस्याओं से आप मुक्त रहें। और समस्याएं जब भी आती है तो समझिए कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एजुकेशन समस्याएं जो भी है आप इस समस्या का समाधान हमसे आश्वस्त होकर ले सकते हैं। और मैं इसके लिए आपका आभार भी प्रकट करूंगा कि आप घर पे रह के स्वस्थ ढंग से रहना चाह रहे हैं और बेहतर ढंग से अपने एजुकेशन को जारी रखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बहुत आसान है। इसको अभाज्य गुणनखंड आप लोग ऐसे 5वें 6वां 7वां 8वां में भी पढ़े हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो यहाँ हम हल करेंगे। हल में क्या करेंगे कि हम इसको जैसे 1 नंबर में देखते हैं कि 140 है, 140 है, तो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हमें सॉल्व करना है, ज्ञात करना है। तो आप सीधे शब्द में क्या करिए, इसको पहले तोड़ लीजिए। यहाँ 140 को जब तोड़िएगा आप आसानी से समझिए इसको। 140 को जब तोड़िएगा तो 2 से टूट जाएगा, 2 से गुणनखंड हो जाएगा, यानी 2 7 14 0 हो गया। इसके बाद 2 से फिर 35 दूनी 70 हो गया। फिर यहाँ 5 से तोड़िएगा तो 7 5 35 हो गया। तो इसको आप लिखिएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, इसलिए अभाज्य गुणनखंड ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसको बस तोड़ लेना है। अलग अलग खंडों में जितना इसका गुणनखंड है वैसा गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है जो अभाज्य हो, माने अब उसमें भाग नहीं लग सके। एक को छोड़ के बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लग सके। अब 156 है तो 156 को भी आप तोड़िए। तो 156 को जब आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इजी वे में आप कॉपी पे सॉल्व करते चलेंगे, आपको खुद बनाने में मजा आएगा। 156 को जब तोड़िएगा तो कैसे होगा, 2 से तोड़िए, 2 7 14 हो गया, 15 से 14 निकल गया, 1 बचा, 1 पर 16 हो गया, यानी 2 8 16 हो गया। फिर 2 से तोड़िए इसको, तो 2 से तोड़िएगा तो क्या होगा आपका, 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 1 पर 8 18, 9 दूना 18, 3 से तोड़िए 13 3 39। अब इसके बाद 13 में भी भाग नहीं लग पाएगा, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आपका हो गया। ये आपका आंसर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी अभाज्य गुणनखंड आपका इतना होगा। तीसरा देखिए, तीसरा में भी वही चीज है कि 3825 है, 3825। तो 3825 को जब आप यहाँ पे करिएगा 3825 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तोड़िए 3825। अंतिम में 5 है तो निश्चित है कि 5 से टूटेगा। अंतिम में 5 है संख्या तो निश्चित है कि 5 से टूटेगा। तो 5 से यहाँ तोड़िए, 5 7 35, 38 से 35 निकल गया, तो 3 बचा, 3 पर 2 32, 6 5 30, 2 बच गया, 2 पर 5 25, यानी 5 5 25। फिर इसको 5 से तोड़िए क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 5 हो गया, 7 से 5 निकल गया, 2 बचा, 2 पर 6 26, यानी 5 5 25, 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15, 153 हुआ। और 153 जो होता है, आप देख रहे हैं कि आप पहला तो याद रखे हैं, और पहला जब याद रखे हैं तो 153 जो होता है या किससे टूटेगा, 153 जो होगा किससे टूटेगा, आप देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ एक बात आपका सामने आ रहा है कि जैसे कभी भी जब फैक्टराइजेशन करिएगा तो फैक्टराइजेशन करने के क्रम में आप निश्चित रूप से इस बात को याद रखिएगा, इसको काउंट भी कर सकते हैं।
लास्ट में 3 देख रहे हैं तो 3 से कट सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 दिख रहा है तो 3 से कट ही जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला संख्या जो है यह भी कटना जरूरी होता है। तो इसको आप काउंट कर लीजिए, 3 5 8 है 1 9 होता है, 3 5 8 है 9, तो 9 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से टूट जाएगा, 3 तरीका 9 होता है। तो इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं कि 3 5 15, 3 एकम 3, फिर यह 3 से टूट सकता है, यानी कि 17 तिया 51। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा, पहले छोटा अंक लिखिएगा, यानी कि 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे क्या हो गया 17, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी कि आपका भाज्य गुणनखंड हो गया। फिर आप चौथे नंबर को देखिए, चौथे नंबर में क्या है कि 5005, तो निश्चित है कि 5005 जो है आपके 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में तो 5 आता है, तो इसको 5 से पहले कटाएंगे, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, 5 जो लास्ट है 2 से नहीं कटेगा। लास्ट के जो अंक होते हैं इससे हम ध्यान रखते हैं कि वो किससे किससे कटने वाला है। तो यहाँ 5005 जो है इसको जब हम कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए ये किससे कट सकता है, तो इसको अब कटाना है तो आप कैसे कटाइएगा कि ये आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 1 11 हुआ, 11 से कटाने का प्रयास करिए कि 11 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, तो 11 9 कितना हो गया 99 हो गया, 11 9 99, तो 100 से 99 गया, 1 बचा, 1 पर 1 11, यानी कि 11 एकम 11। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर यह जो है आपका 11 से 91 बार में कट गया, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा तो एकदम आसानी से आप इसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसको चाहे तो देखेंगे कि 91 जो होता है किसके पहाड़ा में आता है, तो 7 के पहाड़े में आता है, 13 7 91, काम खत्म। अब 13 भी नहीं कटने वाला है, तो इसमें देखिए कि सबसे छोटा संख्या कौन है 5 है, तो 5 को ले लीजिए। इसके बाद देखिए 7 है, 7 को ले लीजिए। उसके बाद बड़ा क्या है 11 है, 11 को ले लीजिए। उसके बाद 13 को ले लीजिए। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट, यानी कि यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यह जो संख्या है यह किसी भी संख्या से अपने मूल संख्या को छोड़कर या एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में आपका क्या है कि 5वें नंबर में है 7429, 7429। तो 7429 को आप ऐसे जब प्राइम फैक्टराइजेशन में लाइएगा, तोड़िएगा, तो आप ध्यान रखिए कि जो है किससे किससे कट सकता है, यानी कि 7429 है, तो इसको जब तोड़िएगा तो किससे कट सकता है। तो अब जैसे अभी मैंने बताया कि गुणा इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम हम लोग का लंबा लगेगा। आप इसको जोड़ के प्रैक्टिस करेंगे घर पे बेहतर से बेहतर, लेकिन ऐसे ढंग से आप समझिए कि इसको हम चाहे तो 17 से कटा सकते हैं। ठीक है, 17 से जब कटाएंगे इसको तो 7400 कितना है 29 है, 17 से कटाएंगे। उसके बाद इसको हम चाहे तो 7 4 11 2 29, या इसको हम चाहे तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो अब क्या हो जाएगा आपका 17 गुणे हो जाएगा 19 गुणे 23 हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा, यानी यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से बच्चों आप देखते चलें कि आप बेहतर से बेहतर जब इसको तोड़िएगा तो आसानी से तोड़ लीजिएगा, और आप घर पे कुछ प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना ही आपको जानकारी का सबसे मूल स्रोत होगा। बस शर्त है कि आप ध्यानपूर्वक इसको समझते चलिए, जब समझिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि मैथ छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट हम जल्दी नहीं पढ़े, इसी को बार बार पढ़ते रहे। तो हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तब तक हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे अब दूसरा सवाल में क्या है आपका कि जैसे यहाँ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका, यानी कि जो दो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हमें जांच करके भी देखना है। तो सबसे पहले हम हल में 1 नंबर सवाल को देखते हैं कि 1 नंबर में क्या है कि 26 आवर एंड 91, यानी 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए कि पहले इसको आप तोड़ने का काम करिए। तोड़िएगा कैसे कि 26 को आप तोड़िए, 26 को तोड़िएगा तो 13 दूना कितना होता है कि 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, 13 से 26 टूट गया। उसी तरह से 91 को तोड़िएगा तो 91 तोड़िएगा तो 91 का गुणनखंड क्या होता है 13 से 91 होता है,
यानी कि 13 सते 91 होता है। अब यहाँ आप एलसीएम निकालिएगा पहले, यहाँ हेयर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि जैसे जो दोनों में शामिल होता है उसको एक बार लिखते हैं। अब 3 संख्या हो 4 संख्या हो, जितनी संख्या हो तो जितने बार वो शामिल होगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 हो गया, गुणे 13 है तो 13 हो गया, उसके बाद 7 बच गया, अब गुणे 13 तो हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7, 13 से 91, 91 दूनी कितना होता है आपका, तो 91 दूना 182 होता है, 91 दूना 182। और एचसीएफ जब ज्ञात करिएगा, एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ यानी कि जो दोनों में शामिल होगा, दोनों में क्या होगा, शामिल होगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में क्या शामिल है, आपका 13 है, तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। अब इस तरह से एचसीएफ आपका 13 हुआ और एलसीएम कितना, 182 हो गया। तो यहां आपको अब जांच करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि n1 इक्वल टू कितना है आपका 26 है, n2 इक्वल टू क्या है आपका 91 है। पहली संख्या नंबर 1 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 है। तो यहां लिखेंगे, इसलिए जांच के क्रम में हम देखेंगे, जांच के रूप में जांच में देखेंगे कि n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जांच कर रहे हैं कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या n1 का मान कितना है आपका, n1 का मान है 26 गुणे इसका मान कितना है n2 का 91, एलसीएम का मान कितना आया आपका, एलसीएम का 182 इंटू एचसीएफ का मान कितना आया है, एचसीएफ का आया है 13। अगर हम दोनों को गुणा करेंगे, 26 से कम 26 के 6 हाथ में 2 और 26 हाथ में 2 और 26 नवा कितना हो गया, तो 26 नवा आपका 234 और 2 कितना 236 हो जाएगा, 236 यानी कि 2366 हो गया आपका, 2366 इसका वैल्यू हो गया। और इस तरह से आप इसको गुणा करके देखिए, 182 में 13 से 13 कम 13 के 3 हाथ में 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2 और ये भी आपका आएगा 2366 हो गया। तो देखिए यहां जो है आपका n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या हुआ, बराबर हो गया। तो जांच में सही है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं उसके बराबर एलसीएम और एचसीएफ का भी वैल्यू होता है। तो चलिए फिर यहाँ अब इसी का हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पहलू। आप घर पे इसको बार बार जब इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने से बिना देखे हुए एक बार बनाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप इतने बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आपको कभी भी भूलने का नाम नहीं लेगा। यानी दूसरा में है आपका 510 और कितना है 92, तो दोनों को तोड़िए। यहाँ 510 को तोड़ेंगे, कितने बार में टूटेगा 510, तो 510 जो होगा आपका तोड़ लीजिए 510, 2 से टूट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से तोड़ लीजिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5। उसके बाद 51 यानी कि 3 एकम 3, 3 सते 21, 17 तिया 51, यानी आपका हो गया कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है 17। आप 92 को तोड़ लीजिए, 92 को तोड़िएगा कितना होगा, 2 से 2 चौका 8 और 6 दूनी 12, 46 दूनी 92, फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 23। अब 23 नहीं टूटने वाला है, 2 गुणे 23 हो गया, 2 गुणे 23 हो गया। अब इसका आप एचसीएफ ज्ञात करिए, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू, तो दोनों में जो शामिल है आपका एचसीएफ हो गया। दोनों में क्या क्या शामिल है, तो देखिए एक 2 शामिल है और दूसरा 2 शामिल नहीं है, तो यहां 2 हो गया। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया कि 2 गुणे 1 2 3 को 2 है, ठीक है
3 को 2 है, उसके बाद छोटा संख्या क्या है 3 है, उससे बड़ा क्या है 5 है, उससे बड़ा 17 है, और उससे बड़ा क्या है 23 है। और जब सबको गुणा करिएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ गुणा करने के बाद आपका वैल्यू कितना हो जाएगा तो एलसीएम का जब गुणा करिएगा तो एलसीएम का वैल्यू आपका हो जाएगा 23,460। गुणा कर लीजिए, 23,460 हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा। इसलिए जांच में देखिए, यहां जांच करिएगा तो जांच में क्या होगा, N1 इंटू N2 इक्वल टू SCF इंटू LCM, या N1 इंटू N2 का मान कितना है 26 गुणे 91 बराबर, यहाँ SCF का मान कितना आ गया 2 आ गया, LCM का मान कितना है 23,460 हो गया। या जब इसको आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आप यहां पाएंगे कि क्या पाएंगे कि जब गुणा करेंगे तो यहां क्या पाएंगे कि 0, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 46,920, और इसका भी गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। यानी कि ये दोनों आपका क्या हुआ सही है, या प्रूव कर लिए, यानी कि साबित हो गया कि दोनों क्या है सही है, कि N1 इंटू N2 करेंगे और LCM इंटू SCF करेंगे, LCF इंटू LCM, तो आपका वैल्यू दोनों का बराबर आएगा। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसी का, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप निश्चित रूप से जब भी वीडियोज देख रहे हैं तो वीडियोज को पूरा देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझने में और बेहतर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। तो देखिए थर्ड नंबर में है कि थर्ड नंबर में है 336 और क्या है 54 है, 336 और 54 है। ऐसा मत सोच लीजिए कि बस ये हो गया तो इसके बाद ये भी हम समझ लिए, एक बार देख तो लीजिए, देखने के बाद आप उसको अपने से करने का प्रयास करिए ताकि आप बेहतर और करेंगे, तभी बेहतर करेंगे। जब जैसे कहा जाता है कि बेहतर वक्ता वही होता है जो बेहतर श्रोता होता है, जो बढ़िया सुनेगा नहीं बढ़िया बोलेगा क्या, बढ़िया शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो बढ़िया बोल क्या सकता है। तो बढ़िया बोलने के लिए बढ़िया पहले सुनना पड़ता है, तो इसलिए आप पूरे वीडियोज को इत्मीनान से देखते चलें। और इस तरह से यहाँ 336 को तोड़िए, तो 336 को जब तोड़िएगा तो कितना से 2 से टूटेगा, यानी कि 2 से जब तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़िए, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से तोड़ेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से तोड़ेंगे 21 दूनी 42, 3 से तोड़ेंगे 3 सते 21। इजी है, यानी कि 4 टाइम आपका क्या आया 2 आया, 1 2 3 4, उसके बाद 1 टाइम क्या आया 3 आया, और 1 टाइम 7 आया। क्लियर है। अब उसी तरह से आप 54 को तोड़िए, 54 को तोड़ेंगे तो 54 को जब तोड़ेंगे तो 2 से तोड़े, 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 3 का 9, यानी कि 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम 3। ठीक है, इसलिए यहां लिखेंगे SCF इक्वल टू, यानी 1 टाइम 1 मिल रहा है, 1 टाइम 2 मिल रहा है तो 1 2 हो गया, उसके बाद 1 टाइम आपका 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है तो एक 3 हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इस 2 3 और है तो इसमें अब 3 दूसरा नहीं है, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, आपका SCF हो गया। अब LCM निकालेंगे, LCM इक्वल टू, तो LCM जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए LCM जब निकालेंगे तो 4 टाइम में 2 दिया है, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, अगुण है, इसमें 3 बार 3 है तो 3 बार 3 हम कर लेते हैं, इसका 3 आ गया इसी में, इंटू 7 हो गया। तो इसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16, इस तरह गुणा करेंगे तो आपका पूरा गुणा कितना हो जाएगा 3024 होगा, 3024 हो जाएगा। इसलिए जांच में आप चलिए, जांच के क्रम में जांच क्या करेंगे कि आपका N1 इंटू N2 इक्वल टू SCF इंटू LCM, या N1 कितना है आपका 336 गुणे 54 बराबर SCF कितना है आपका 6 गुणे 3024।
या इसको गुणा करिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 या 2 14 का 4 हाथ में 1, 3 6 0 0 हाथ में का 1, 6 3 18,144, इसका भी गुणा करिएगा तो 18,144 ही आएगा, कंफर्म है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब फिर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका, ध्यान पूर्वक इसको देखें। तीसरे प्रश्न में क्या है, और मैं बार बार बता रहा हूं कि वीडियो को आगे पीछे करके ज्यादा न देखें, एक बार उसको इत्मीनान से आप समझ लें और कॉपी निकाल के आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बोर्ड के एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं और लाएंगे, लेकिन बेहतर ढंग से आप सुनेंगे इत्मीनान से, तो नहीं सुनेंगे तो इसकी गारंटी नहीं है। देखिए यहाँ तीसरे प्रश्न में अगर हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये जो पूर्णांक दिए गए हैं, इस पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप हल में 1 नंबर में देखिए कि 1 में क्या दिया हुआ है कि 12, 15 और 25 और 21। तो 12, 15 और 21 को, तो यहाँ 12 को आप तोड़ लीजिए। 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, टूट गया। इजी वे में 15 को तोड़ लीजिए, 3 5 15, 21 को तोड़ लीजिए, 3 7 21, ठीक है। इसलिए लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। यहाँ पे फिर आप देखिए कि 3 तो हो गया है तो 5 बच गया, अब गुणे इसमें का भी 3 हो गया तो 7 बच गया। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आपका 7 5 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, कंप्लीट। एचसीएफ बराबर क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, तो तीनों में जो मिलता है, तीनों में जो मिलेगा, जैसे तीनों में क्या मिल रहा है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों में 3 मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो गया। एचसीएफ आपका कंप्लीट। इसी तरह से आप दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा में जो दिया हुआ है कि 17, मिटा लीजिए इसको, दूसरा है आपका कि 17, 23 और 29, तो 17 को तोड़िए नहीं टूटेगा, 17 का 17 रह गया। उसी तरह से आप 23 को तोड़िए, 23 भी नहीं टूटेगा, 23 का 23 रह गया। यानी कि 17 गुणे 1 गुणे 17 कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17 टूटने वाला नहीं है, तो 1 गुणे 23, ठीक है, और 29 भी नहीं टूटने वाला है, तो 1 गुणे 29 हो गया। इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, आप देखेंगे कि तीनों में एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। तो 17 गुणे 23 या गुणे 29 जब इसको गुणा करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 11,339, ठीक है, 11,339। अब फिर इसका एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा कि जो तीनों में मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तो छुपा हुआ भी रहता है, एक मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरे सवाल को आप देख सकते हैं। तीसरे सवाल में क्या है आपका कि तीसरे में 8, 9 और 25, तो 8, 9 और 25 में 8 को आप तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 आपका हो गया। 9 को तोड़िए, 3 3 का 9, ठीक है। इसके बाद 25 को तोड़िए, 5 5 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये सब मिल जाएगा। तो सब मिलेगा, जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आप इसका जब मान देखेंगे तो 5 5 25 दिया, 75 दिया, यदि इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2800, ठीक है। और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर जब तीनों में कुछ को मान नहीं मिल रहा है, कोई मान नहीं मिल रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। फिर आप देखिए अगले चौथे प्रश्न को देखिए, चौथे में क्या दिया हुआ है। देखिए यहां दिया गया है
हल में हम क्या लिखेंगे कि प्रश्न हमारा है कि HCF अगर 3 से 6 657 का HCF 9 आता है, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 9 यदि HCF है तो LCM इतना का ज्ञात करना है। यदि इसका HCF 9 आता है इसी संख्या का, तो इसी संख्या का HCF के साथ अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो चूंकि यहां दिया गया है, हल में दिया गया है कि HCF 3 से 6 से 57 इक्वल टू कितना है, 9 है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ N1 इक्वल टू क्या है, 3 से 6 और N2 इक्वल टू कितना है, 657 है। इसलिए अब अभी फॉर्मूला इसके पीछे तुरंत आप लोगों ने पढ़ा कि HCF इंटू LCM इक्वल टू N1 इंटू N2 बताया गया अभी। N1 इंटू इक्वल टू HCF इंटू LCM, या हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है LCM। HCF तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू N1 इंटू N2 बटा HCF। HCF का वैल्यू कितना है, ये 9 मान दिया गया है, तो 9 दिया है तो हम बटा 9 कर देते हैं। और N1 का मान कितना है आपका 306, अब गुणे N2 का मान क्या है 657 बटा 9। अगर हम 3 से 657 में गुणा करते हैं तो गुणा का मान यहाँ जब गुणा करिएगा, आप अपने कॉपी पेन पे गुणा करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2,92,842। 2,92,842 में 9 से हमें भाग देना है, और जब हम 9 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना कि 22,338। जब भाग देंगे तो इसको पन्ने पे आप एक जगह भाग देने का प्रक्रिया करिएगा, 22,000 पन्ना पे भाग दे सकते हैं ना, नहीं तो हम भाग देने की भी क्रिया बताते हैं कि भाग देना आसान है। 22,338 आपका वैल्यू आएगा, 22,338। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से एलसीएम इसका कितना हो गया 22,338। तो अब फिर हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पांचवें प्रश्न, हाँ तो देखिए यहाँ पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ हम हल में लिखेंगे कि 0 पे समाप्त हो सकती है, यही हमें जांच करना है जो 6n के रूप में हो। तो 0 पे समाप्त होने के पहले हम ये देखेंगे कि चूंकि n का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है 6n दिया है, चूंकि n का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है 6n दिया है, तो 6n यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 6n 3 × 6n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या जबकि कोई प्राकृत संख्या जो कोई भी प्राकृत संख्या जो होता है, किंतु कोई भी प्राकृत संख्या जो भी प्राकृत संख्या होती है जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके लिए अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर जो भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अगर अभाज्य गुणनखंड को हमें लिखना है, उसके अभाज्य गुणनखंड, तो इसका क्या वैल्यू होगा अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 यानी कि 2 × 5n के रूप में होगा। और 2 × 5n के रूप में अगर होता है के रूप में होगा, लेकिन यहां पे दिया गया है क्या कि 6 के पावर n, क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो पाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए 6 के पावर n, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा पांचवें के बाद छठवें प्रश्न को देख रहे हैं कि छठवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, और आसान है, आप ध्यान से देखते चलें। हाँ तो देखिए छठवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या अगर है तो क्यों है। तो हम भाज्य संख्या है पर इस चीज को जानेंगे, इस बात को जानेंगे भाज्य है, तब हम बताएंगे क्यों है। तो भाज्य के लिए जैसे हम देखते हैं पहली संख्या जैसे है 7 × 11 × 13 + 13,
तो इसको हम देखते हैं कि इसमें भी 13 है, यहाँ ये प्लस में है तो 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या बच जाएगा, जैसे ही हम 13 को कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ क्या कि 7 गुणे 11 गुणे 13 एकम 13 प्लस 1 बच जाएगा, 13 एकम 13 बराबर 13 इंटू इसको गुणा करिए कि 11 से 77 और 77 एकम 77 प्लस 1 यानी कि आपका हो गया कितना 13 गुणे 77 और 1 कितना हो गया 78। यहाँ संख्या क्लियर हो गया। तो यह क्या है, भाज्य गुणनखंड है, भाज्य संख्या है अर्थात यह भाज्य गुणनखंड है क्योंकि यह एक को छोड़कर इसके और भी 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। क्लियर है। इसी तरह से आप दूसरे इसके खंड को देखिए कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, तो 5 प्लस में भी है 5 इसमें भी है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो ले लिए हैं, तो इसके लिए आपका 1 बच जाएगा 5 एकम 5 प्लस इंटू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का तो वैल्यू ही नहीं है, प्लस 5 एकम 5 हो गया बराबर 5 इंटू 7 6 42। अब 42 का कितना हो गया आपका, इसको जब गुणा करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा आपका 1008 हो जाएगा। ठीक है, इतना को गुणा करेंगे तो आपका 1008 होगा, प्लस 1 है तो 1 बराबर 5 गुणे 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, तो 1009। इस ये भी क्या होगा कि यह भी भाज्य गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी लिखेंगे इसलिए यह भाज्य गुणनखंड है क्योंकि एक को छोड़कर इसके भी 2 और गुणनखंड है, 2 और गुणनखंड है। ठीक है, तो छात्रों आज के लिए हम लोग का समय यही समाप्त होता है और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ, अगले एनर्जी के साथ। तब तक आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप निश्चित सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर तरह के वीडियो जो अपलोड होते रहेंगे, हर सब्जेक्ट्स के जो अपलोड होते रहेंगे, आप तक इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और घर बैठे हुए आप आसानी से इसको तैयारी कर सकते हैं। जहां भी आपको परेशानी हो, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज के रूप में भेज दें कि क्या परेशानी है, मैं उस परेशानी को समाधान करने का उपाय करूंगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, दैट्स ऑल।